आज हमारे सूरज की ओर देखिए। ये ब्रह्मांडीय स्थिरता का एक चित्र है। एक मध्य आयु का तारा जो हमारी नीली दुनिया पर जीवनदायिनी ऊर्जा बरसा रहा है। लेकिन तारों की भी ब्रह्मांड की हर चीज की तरह अपनी एक कहानी होती है। वे जन्म लेते हैं, उम्र बढ़ाते हैं और बदलते हैं। अगर हम घड़ी को 4 अरब साल पीछे घुमा दें, जब आर्कियन युग की शुरुआत थी, तो हमारा तारा एक बिल्कुल अलग आकाशीय भट्टी था। तारकीय विकास के अटल नियमों के अनुसार युवा सूरज आज की तुलना में लगभग 30% कम चमकीला था। उसकी रोशनी कमजोर थी, उसकी गर्मी बहुत ही मंद थी। ये ग्रह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक प्रस्तुत करता है। इतना मंद सूरज तो प्रारंभिक पृथ्वी को स्थायी अटल हिमयुग में धकेल देना चाहिए था। फिर भी भूवैज्ञानिक अभिलेख एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। प्राचीन जिरकोन क्रिस्टम और आदिम तलछटी चट्टानें अटल प्रमाण प्रस्तुत करती है। तरल पानी स्वतंत्र रूप से बहता, हाँ, महासागर जमे एक है। लेकिन क्यों? हमारी दुनिया ने अपनी असंभव प्रारंभिक अवस्था में कैसे जीवित रह पाई? इसे ही फीके युवा सूरज का विरोधाभास कहा जाता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सबसे पहले तारे के हृदय में झांकना होगा। युवा सूरज इतना फीका क्यों था? इसका उत्तर नाभिकीय भौतिकी में छुपा है। अपनी युवावस्था में सूरज के केंद्र में बहुत कम हीलियम जमा हुआ था। कम हीलियम का मतलब था कम दबाव, और परिणाम स्वरूप नाभिकीय संलयन की दर भी धीमी थी। उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उतनी प्रचंडता से जल सके। इस ठंडी हकीकत का गणित बिल्कुल भी रहम नहीं करता। अगर आर्कियन काल की पृथ्वी का वायुमंडल ठीक वैसा ही होता जैसा हम आज सांस लेते हैं, तो वैश्विक औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता। लेकिन भौतिकी तो बस आधी कहानी है। दूसरी आधी कहानी जीव विज्ञान है। इन दिखने में प्रतिकूल जलों में हमें जीवन के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। जीवाश्मीकृत सूक्ष्मजीवी चटाइयां, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। जीवन सिर्फ जीवित नहीं था, बल्कि वो तरल महासागरों में फल फूल रहा था और विकसित हो रहा था। ये जैविक रूप से थर्मोडायनामिक निश्चितता का विरोधाभास था। कुछ और था जो पृथ्वी को गर्म रखे रहता। इसका जवाब आसमान में छुपाया। प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल हमारे वायुमंडल से बिल्कुल अलग था। एक जबरदस्त ग्रीन हाउस किला। आज कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट सिलिकेट चक्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 अरब साल पहले न तो फैले हुए महाद्वीप थे और न ही कोई जंगल जो वायुमंडल को साफ कर सके। इन प्रक्रियाओं के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज की तुलना में शायद हजारों गुना अधिक था। एक मोटा अदृश्य कंबल जो सूरज की मामूली गर्मी को फंसा लेता था। लेकिन केवल कार्बन ही पर्याप्त नहीं था। यहां प्रवेश करते हैं मीथेनोजेंस, पृथ्वी के सबसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव अग्रदूतों में से कुछ। ये जीव मीथेन छोड़ते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। इस जैविक मीथेन की भारी मात्रा ने आसमान को ही बदल दिया। आर्कियन काल की पृथ्वी का आकाश नीला नहीं, बल्कि हल्का नारंगी धुंध से भरा होता, जो शनि के चंद्रमा टाइटन से चौंकाने वाली हद तक मिलता जुलता था। और हालिया शोध टकराव प्रेरित अवशोषण की ओर इशारा करता है। घने वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु इतनी जोर से आपस में टकराते थे कि वे ऊष्मीय विकिरण के लिए बेहद प्रभावी जाल बन जाते थे। प्रारंभिक वायुमंडल रासायनिक इंसुलेशन की एक उत्कृष्ट कृति था। लेकिन वायुमंडल ही हमारी दुनिया को बचाने वाला एकमात्र तरीका नहीं था। हमें ग्रह के एल्बिडो पर भी विचार करना चाहिए। अल्बिडो प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है। सफेद सतहें ऊर्जा को परावर्तित करती है। गहरी महासागरों जैसी गहरी सतहें इसे अवशोषित कर लेती हैं। युवा पृथ्वी एक जलमग्न दुनिया थी जो मूल रूप से अधिक गहरी और अधिक अवशोषक थी। इसके अलावा पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी। चांद बहुत करीब था और एक दिन केवल 12 से 15 घंटे का होता था। इस तेज घूर्णन ने उग्र तेज गति वाली वायुमंडलीय धाराओं को जन्म दिया। इस घूर्णन ने फंसी हुई गर्मी को पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित किया, जिससे ध्रुवों के जमने और वैश्विक हिमयुग में बदलने से बचाव हुआ। इस विरोधाभास का सबसे रोमांचक पहलू सिर्फ ये नहीं है कि पृथ्वी ने अपनी युवावस्था कैसे झेली, बल्कि ये भी है कि उसने अपनी परिपक्वता कैसे पार की। अरबों वर्षों तक पृथ्वी की ठंडा करने वाली प्रणालियां सूर्य की गर्मी के साथ पूरी तरह से तालमेल में सक्रिय रहीं। यही वो अस्तित्वगत सबक है जो चट्टानों में लिखा है। अगर वायुमंडल अनुकूलित होने में असफल रहता, तो हम या तो शुक्र की तरह उबलता हुआ बंजर बन जाते या मंगल की तरह जमी हुई कब्रगाह। हम असाधारण ब्रह्मांडीय संभावनाओं के खिलाफ अस्तित्व में हैं। हम उस ग्रह पर रहते हैं जिसने जीवित रहने की कला उस समय सीख ली थी जब पहली कोशिका ने भी विभाजन नहीं किया था।